औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। आज हम हाजिर हैं अपने तीसरे केस ला के साथ कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के, जो कि बहुत अहमियत का हामिल है पाकिस्तान की हिस्ट्री में। मिस आसमा जिलानी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ये 1972 में रिपोर्ट हुआ। अब इसके फैक्ट्स क्या हैं वो देख लेते हैं। नंबर 1, आसमा जिलानी ने अपने वालिद मलक जिलानी की रिहाई के लिए लाहौर हाई कोर्ट और ज़रीना गौहर ने अपने शौहर अल्ताफ़ गौहर की रिहाई के लिए सिंध हाई कोर्ट में रिट दायर की थी। आसमा जिलानी के वालिद और ज़रीना गौहर के शौहर को याह्या खान के दौर में मार्शल लॉ कानून के तहत कैद किया गया। याह्या खान ने अपने मार्शल लॉ के दौरान एक कानून बनाया था जिसको रिमूवल ऑफ डाउट एक्ट 1969 भी कहते हैं। अब ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये पॉइंट 2 है। मोस्टली ये पूछ लिया जाता है कि किस जो आमिर था या डिक्टेटर था उसने इस कानून को बनाया, कब बनाया और किस कानून के तहत जो था या किसके इरा में ये कानून बना गया था। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे ज़रूर देखिएगा। इस कानून के तहत याह्या खान ने अदालत पर कदगन लगा दी थी कि वो मार्शल लॉ के तहत किए गए इक़दामात से मुतल्लिक़ केस नहीं सुनेंगी और आर्मी चीफ जो भी काम करेगा उसको अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। यानी कि इस एक्ट के तहत एक काम ये किया गया कि सुपीरियर पावर करार दिया गया फ़ौज को कि फ़ौज के कोई भी इक़दामात हों, कम से कम जो जुडिशरी है उसके अंदर मुदाखलत करने की कोशिश ना करे। इस कानून के तहत सिंध हाई कोर्ट और पंजाब हाई कोर्ट ने आसमा जिलानी और ज़रीना गौहर की रिट पिटीशन को खारिज कर दिया था, क्योंकि उन लोगों को जो कैद दी गई थी वो मार्शल लॉ के तहत थी और रिमूवल ऑफ डाउट एक्ट 1969 के तहत किसी भी मार्शल लॉ इक़दाम को अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता था। अब क्योंकि वो एक्ट नाफिज हो चुका था, इससे अदालतें वो बंद थी कि उसको जो था वो सपोर्ट करती या उसके तहत जो है वो अपने फ़ैसले करती, तो उन्होंने उस चीज़ को ही खारिज कर दिया कि भाई हम इसके मतलब अपील नहीं सुन सकते या फ़ैसला नहीं कर सकते। आसमा जिलानी और ज़रीना गौहर ने सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने अपील की तो ये थोड़ा जो फ़ैसला था हमारे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से बरअक्स आया था और ये हौसला अफजा था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले में याह्या खान के कानून रिमूवल ऑफ डाउट एक्ट गैर कानूनी करार दे दिया था और इसके साथ ही जिस 200 केस में मार्शल लॉ को कानूनी जवाज़ दिया गया था कैल्सन थ्योरी के तहत, उसे भी गैर कानूनी और गैर आइनी करार दे दिया। अब देखें, एक टाइम पे जिस कानून साजी के तहत एक शख्स को फांसी हुई, कुछ अरसे बाद वो उसे गैर कानूनी करार दे दिया गया। यानी कि इस तरह से भी होता है। और साथ ही मार्शल लॉ कानून के तहत कैद लोगों को रिहा करने का हुक्म दिया और कहा कि मार्शल लॉ कानून से ऊपर भी एक कानून है जिसे आईन पाकिस्तान कहा जाता है। उस टाइम 1962 का आइन था, इसलिए यहाँ पर 1962 का जिक्र है। अब इसके असरात क्या हुए? इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुल्क में जमहूरियत मजबूत हुई और एक तरह से याह्या खान के मार्शल लॉ को ख़त्म कर दिया गया। इस फैसले की वजह से मुल्क में इंतखाबात हुए और फिर 1973 का आइन बना जो आज तक मुल्क में नाफिजुल अमल है। तो अब पहले 2 केसेस के फ़ैसलों के बरअक्स ये फ़ैसला काफ़ी हौसला अफजा था हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में और अदालत ने जो सुप्रीम कोर्ट थी उसने बड़ा जो है वो एक बहादुराना फ़ैसला किया था। तो आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बता रहे थे कि हमारे केस में कौन कौन से फैक्ट्स शामिल थे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।